मैंने ये कहा था कि जंग अगर बढ़ेगी तो न सिर्फ इजराइल बल्कि मिडिल ईस्ट से अमेरिकी अड्डे भी खत्म होंगे। ये कोई मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा था और ना कोई मैं इल्म गैब रखता हूँ, लेकिन जो कैलकुलेशंस होते हैं और जो चीज़ें होती हैं उसको जानना पड़ता है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा अमेरिका की। अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर, जो अमेरिका दादागिरी करता है, दुनिया में जो चाहता है वो करता है, जिसको चाहता है घुटने पर लाता है, अपनी मर्जी करता है, किसी को सुनता नहीं। चाहे वो आलमी बरादरी हो, यूएनओ हो, ओआईसी हो, कोई भी हो, वो सबको ठोकर मारता है और अपनी मनमर्जी करता है। लेकिन अब ईरान से जो टक्कर हुई है तो लोग कह रहे हैं कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गए। अब उसे लग रहा है कि नहीं, कोई है जो उसे भी जवाब दे सकता है, उसके भी दांत खट्टे कर सकता है। इतना बड़ा अटैक ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर, लेकिन निकला क्या? खोदा पहाड़ निकली चुईया। कुछ भी नहीं हुआ और ईरान उसी तरह से जवाब दे रहा है। बल्कि अब ईरान अमेरिकी बेस को खत्म करने पे लग गया है उस मिशन में। इसकी वजह से भी अमेरिका काफी घबराया हुआ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में उसकी गिरफ्त कम हो जाएगी। वो जो मिडिल ईस्ट पर अपनी हुकूमत करता था वो कम हो जाएगी। और इसके जवाब में आप देखेंगे रूस, चीन और मिडिल ईस्ट में दूसरे मुल्क काफी मजबूत हो जाएंगे। तो बहरहाल इस पूरे मसले पर, ईरान की इस पॉलिसी पर और ये जो जंग है वो कहां जाएगी, कैसे जाएगी, इस पर हमने शौकत भारती साहब से बात की। क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका ने जो हमले किया था उसमें शौकत भारती साहब कहना है कि अमेरिका करोड़ों लोगों को मार देता। अगर आप सोचिए, न्यूक्लियर साइट पर अटैक हो जाता और कामयाब हो जाता तो जो वहां से गैस निकलती जहरीली, जो न्यूक्लियर में होता है, तो होता क्या, करोड़ों लोग मारे जाते। लेकिन ईरान की यह हिकमत अमली है, दानिशमंदी है कि उन्होंने करोड़ों जिंदगी बचाई है। सुनिए क्या कहा शौकत भारती ने आगे इस सिलसिले में। कि डॉक्टर मुमताज आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारे वो नाजरीन जो हमारे साथ शुरू से जुड़ते थे आपके ही चैनल पर, उनको याद होगा मैंने ये कहा था कि जंग अगर बढ़ेगी तो न सिर्फ इजराइल बल्कि मिडिल ईस्ट से अमेरिकी अड्डे भी खत्म होंगे। एक बात मैंने बहुत बार आपके चैनल के ऊपर रिपीट किया और उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि आप देखिएगा कि एक तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, दूसरी तरफ से रेड सी बंद होगा। ये कोई मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा था और ना कोई मैं इल्म गैब रखता हूँ, लेकिन जो कैलकुलेशंस होते हैं और जो चीजें होती हैं उसको जानना पड़ता है। तो चूंकि ये बात मैंने बहुत पहले बोल दी थी तो उसको लोगों ने सीरियस नहीं लिया होगा कि बहुत ही हाइपर बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज जो है लोगों को ये समझ में आ गया कि अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा बंकर बस्टर बॉम्ब भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी, वरना हम आप बात नहीं कर रहे होते, रेडिएशन हो गया होता और रेडिएशन होता तो करोड़ों लोग मर गए होते। ठीक है, क्योंकि अमेरिका ने जो खेल किया था अपने हिसाब से तो उसने बहुत बड़ा काम किया था। इससे ये एक मैसेज जाता है कि पूरी दुनिया देख ले कि करोड़ों लोगों की जिंदगी को छीन लेने की जो अज़्म और इरादा किया था वो किसी और ने नहीं किया था, ट्रंप ने किया था। और ट्रंप के पीछे भी लिंडसे ग्राम एक बहुत बड़ा जायनिस्ट है, जिसने पूरी तरीके का एक मोमेंट चला रखा है 25-30 साल से, और उसने ही जो है ज्यादातर जायनिस्ट की टीम जो है वहां बना रखा है और उसका ही पूरा एजेंडा रहता है कि कहां कहां कौन कौन सी रिजीम को चेंज करना है। तो जायनिस्ट लॉबी पूरी तरीके से ट्रंप को नचा रही है और ट्रंप उसके इशारे के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। हमें तो ताज्जुब है कि ट्रंप को हार्ट अटैक नहीं हुआ, बेंजामिन नेतन्याहू को हार्ट अटैक नहीं हुआ। उनको तो हार्ट अटैक हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका ये ऑप्शन था कि साहब इस अटैक के बाद तो हम बस ईरान खत्म, फिनिश। और इतनी
मजबूती से उन्होंने ये अटैक किया था और बड़ा सक्सेसफुल अटैक किया था। 18 घंटे वो प्लेन, अब तो चार्ट भी आ गया कि मैं आपसे बार बार क्या कह रहा था कि सीरिया का सबसे गंदा रोल होगा, ये जॉर्डन और सीरिया की तरफ से फ्लाई होता हुआ आया है। देख लिया आपने, मैं सीरिया पर बार बार करता था, क्यों टर्की ने सीरिया को से बशर असद की हुकूमत को गिराई, क्यों इन लोगों ने। आप ये देखिए कि सबसे बड़ा रोल जो है ये कहां से है। आज खैर इराक ने जो है, इराक की भी जमीन इस्तेमाल हुई है, तो इराक ने बाकायदा तौर के ऊपर यूनाइटेड नेशन के अंदर शिकायत की है कि हमारी परमिशन के बगैर अमेरिका ने हमारे बेसिस को, हमारी जमीन को इस्तेमाल किया, हमने मना किया था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अब अगर सीरिया की परमिशन के बगैर है, जॉर्डन की परमिशन के बगैर है, तो ये लोग क्यों नहीं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाकर बातचीत करते कि भाई हमारी परमिशन के बगैर अमेरिका ने इस्तेमाल किया। जिस तरीके से इराक ने अपनी पिक्चर जो है पूरी तरीके से क्लियर कर दी, उस तरह से तो इनको भी क्लियर करना चाहिए। अब ईरान का ये बयान कि हमको पता चल गया कि कहां कहां से इनके जहाज उड़े, हम वहां के ऊपर अटैक करेंगे, तो अब इजराइल के ऊपर तो हो ही रहा है, अब जॉर्डन भी अपनी तैयारी करे और सीरिया भी अपनी तैयारी करे। ठीक है, ये दो जगह ईरान के अटैक होंगे। आप ये देखिएगा कि सीरिया के अंदर जो मिलिट्री बेस है, ठीक, हालांकि वहां से बहुत कुछ शिफ्ट करके ये इराक के तरफ ले आए हैं, तो आप देखिएगा इराक के अंदर जो अमेरिका के बेसेस हैं उनके अंदर भी अटैक होगा, सीरिया के अंदर भी होगा और जॉर्डन के अंदर भी होगा। दूसरी बात, पार्लियामेंट के अंदर अप्रूव कर दिया गया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए, और अब सुप्रीम अथॉरिटी के पास वो है, और कितनी जल्दी वो कंडीशन देते हैं, अब इस पर भी काम किया जाएगा कि कौन से जहाज वहां से निकलने दिए जाएं और कौन से जहाज निकलने न दिए जाएं। तो ये उस पर एक काम बहुत ही आराम से चल रहा है। और उसके साथ में जो इन्होंने मिसाइल्स मारे हैं, उसने तो आपने देखा कि वहां जितना खुराफात का सबसे बड़ा सेंटर था, जहां बायोलॉजिकल वेपन्स तक बनते थे, और तमाम उसको पूरी तरीके से ईरान ने उड़ा दिया और इजराइल के अंदर भगदड़ मची हुई है। अब कह रहे हैं कि हम रजीम चेंज करेंगे। इन लोगों की बात ही नहीं समझ में आती। कभी कहते हैं कि हमने अभी, अब दो बयान आ रहे हैं, एक ये कि हम रजीम चाहते नहीं, अब कह रहे हैं कि हम रजीम चेंज करेंगे और सुप्रीम लीडर को हटाएंगे। और सुप्रीम लीडर के बारे में ये भी बता दिया उन्होंने झूठ मूठ में कि उन्होंने अपने बाद जो है 3 लोगों को अपॉइंट कर दिया। हालांकि वो लोग, वहां अपॉइंटमेंट नहीं होता, वहां एक मजलिस खुबरगान है, वो मजलिस खुबरगान तय करती है कि कौन बने। वो तशखीस कर सकते हैं कि भाई ये लोग इस लायक हैं, लेकिन रहबर मुअज्जम कोई वसीयत नहीं कर सकते। वो ईरान को अपना जो है वो अपने ही वो नहीं मानते कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हम जिसको चाहेंगे नॉमिनेट कर देंगे ना। वहां ये याद रखें कि ईरान के अंदर एक मजलिस खुबरगान है और मजलिस खुबरगान में 80 के तकरीबन लोग हैं, वो सेलेक्ट करते हैं कि वो किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल अब वो पूरा जोर ये है कि वो रजीम चेंज कर देंगे। अरे भाई, अब तो सड़क के ऊपर पेजिशकियान भी आ गए, पब्लिक भी एक जगह खड़ी है, अब किससे रजीम चेंज करोगे? जिन्नात विन्नात लाओगे क्या? कैसे रजीम चेंज करोगे भाई? वो शौकत बाती साहब, ये जो 3 लोगों का नाम ये उछाल रहे थे, वो यही समझ रहे थे कि अगर ये हम करेंगे तो इससे जो है एक इख्तलाफ पैदा होगा और वहां पे ये सियासी जो है वो हलचल होगी, कौन बनेगा। तो लेकिन ईरान में ये असल में पता नहीं क्या, इनको कुछ समझ ये नहीं पा रहे कि ईरान का क्या स्ट्रक्चर है इस्लाम। नहीं पता, नहीं, देखिए एक बात बताएं मुमताज साहब, बात यूं समझिए, एक है ये जानते हैं सारे सिस्टम को, एक प्रोपेगेंडा मशीनरी चल रही है और बाकायदा तौर के ऊपर इनके जो रेडियो जो हैं अमेरिका के मल्टी लैंग्वेजेस के अंदर चल रहे हैं। उधर बलोच जो हैं उनको वर्गलाया जा रहा है, उधर कुर्द को वर्गलाया जा रहा है, उधर वो जो जिहादी मेंटेलिटी के लोग जो हैं सलफी टाइप के, उनको वर्गलाया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि देखिए ईरान तुम्हारा दुश्मन है, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, आप यहाँ पर आए, आपके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, आप अपनी चीजों को लाएं। तो पूरा एक
मूवमेंट चलाया जा रहा है वहां के ऊपर, एक कार्ड खेला जा रहा है और बहुत ही खतरनाक कार्ड खेला जा रहा है। उसके अंदर एक अच्छे खासे बहुत बड़े बड़े खतरनाक किस्म के मुल्ला उसके अंदर शामिल हैं और वो एक पूरा मूवमेंट चला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब ये बहुत खतरनाक है। एक बार शिया मतलब यहूदी हमें बर्दाश्त है लेकिन शिया हमें बर्दाश्त नहीं है, ये जो इस तरह की बातचीत है, अब बहुत ही खतरनाक किस्म का एक गेम है। और ये पूरा जो कौन चला रहा है, ये MI6 चला रही है, ये CIA चला रहा है, ये मोसाद चला रहा है और ये पूरे एजेंट्स मिलकर चला रहे हैं। याद होगा कि ये मूवमेंट कोई नया नहीं है। जब 79 में रिवोल्यूशन आया था तो मैंने कहा था ना, एक बहुत बड़ी मौलवियों की टीम खरीदी गई थी और हमने आपको उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा कि मंजूर नोमानी ने किताब लिखी थी ईरान, खुमैनी और शियत। मैंने 2-3 दिन पहले आपको उसका स्क्रीनशॉट भी हिंदुस्तान भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व था। ये सज्जाद नोमानी के फादर भी इन्वॉल्व थे उसके अंदर, अबुल हसन अली नदवी भी उसके अंदर इन्वॉल्व थे। ये सब छोटे मोटे मौलवी नहीं है, ये वो लोग थे कि ये सब आलमी राब्ता इस्लामी के मेन लीडर थे। अबुल हसन नदवी तो थे जिनके पास खाने काबा की चाबी थी। ये सब बिक चुके हैं, ये सब पुराने बिके हुए। तो क्योंकि इन लोगों ने इतने लोगों को खरीदा है, और मैं बहुत कड़वी बातें कहता हूं लेकिन सबूत के साथ कहता हूं, ठीक है। अब ये बात सबको समझ में आ गई है कि कौन लोग हैं जो इत्तेहाद के दुश्मन हैं, कौन लोग हैं जिन लोगों ने ईरान का जो क्या नाम, ईरान के अंदर जो इत्तेहाद की आवाज बुलंद हो रही थी उसको तोड़ने की कोशिश की। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप एक स्टेटमेंट दिखा दिए राबे हसन नदवी का या अबुल हसन अली नदवी का जो इत्तेहाद की जिन्होंने बातचीत की हो, या ईरान, खुमैनी और शियत वाले मंजूर नोमानी का। ये लोग यहां से फतवे इकट्ठा करके ले गए थे 250 की, ये सब काफिर हैं, इनको वहां से मतलब क्या कहते हैं, हज के ऊपर न जाने दिया जाए। तो वो जो टीम जो पहले काम कर रही थी आज वो टीम कर रही है। लेकिन अब 95% मुसलमानों के समझ में आ गया कि कौन किधर खड़ा है। अब सब ये कह रहे हैं कि एक बोतल पानी इन्होंने गजा के लिए नहीं पहुंचाया है। सबके सामने ये समझ में आ गया कि सीरिया की गवर्नमेंट को इन्होंने गिराकर सबसे बड़ा बैतुल मुकद्दस की आजादी को नुकसान पहुंचाया है, फिलिस्तीन की आजादी को नुकसान पहुंचाया है। अब सबके समझ में आ गया कि ये जितनी भी ताकतें हैं, ये ताकतें एक्चुअली यहूद और नसारा की एजेंट हैं, ये अपनी सीट बचाने के लिए। मैं आपको बताऊं कि टर्की के अंदर, अरब के अंदर, बहरीन के अंदर, कतर के अंदर, जॉर्डन के अंदर इनके खिलाफ एक नफरत फैल रही है। ये ज्वालामुखी बड़ी तेजी से फैल रहा है। अभी मैं आपको एक लेटर, कर्नल कज़ाफी का नाम तो सुना होगा, कर्नल कज़ाफी की बेटी है, ठीक है, उसने ये खत लिखा है, मोहम्मद कज़ाफी की बेटी आयशा कज़ाफी ने लिखा है ईरानियों के नाम, ए अजीम और मकाविम ईरानी अवाम, मैं अपने दुखों, तबाहियों और धोखों के बाद तुमसे बात कर रही हूं। यानी जो लीबिया को धोखा दिया गया, किस तरह से कर्नल कज़ाफी को मारा गया, वहां की गवर्नमेंट कैसे कैसे गिराई गई, उसके बाद लिख रही कि मैं अपने एक्सपीरियंस को तुम्हारे साथ, मैं एक ऐसी औरत की आवाज हूं जिसने अपने वतन की मौत को देखा है, न खुले दुश्मन के हाथों बल्कि मगरिब के धोखे भरे मुस्कुराहटों और झूठे वादों के हाथों। जो कर्नल कज़ाफी से इन लोगों ने कमिटमेंट किया था, जब तक वो अकड़े रहे कोई उनको कुछ नहीं कर सकता था। जब उन्होंने इनकी बातें शुरू मान ली तब वो लिख रहे हैं, मैं तुम्हें खबरदार करती हूँ, मगरबी साम्राज्य के मीठे बोल और नारों पर यकीन मत करो। ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे वालिद से ये सब वादे किए थे। दुनिया के दरवाजे, तुम कहा था दुनिया के दरवाजे तुम पर खुल जाएंगे अगर तुम अपने एटमी मिसाइली प्रोग्राम को तर्क कर दो। पहले क्या इन्होंने ऑफर दिया था कर्नल कज़ाफी को कि अगर तुम अपने एटमी तवानाई के उसको खत्म कर दो तो हम तुम्हारे लिए दुनिया के दरवाजे खोल देंगे। कर्नल कज़ाफी इस पर तैयार नहीं हुए तो क्या किया कर्नल कज़ाफी के, ये उनकी बेटी जो है ये लिख रही है। अच्छा,
मेरे वालिद ने नेक नियति से मुज़ाकरात का रास्ता अपना लिया, लेकिन हमने देखा कि कैसे नेटो की बमबारी ने लीबिया को खाक और खून में तब्दील कर दिया और हमारे अवाम को गुलामी, गुर्बत और बेघरी के तरफ धकेल दिया। ऐ ईरानी बहनों और भाइयों, तुम्हारी मुकावमत, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी साबित कदमी पाबंदियों और माशी व मीडिया जाहिरियत के सामने तुम्हारी कौम की जिंदगी और इज्जत की अलामत है। मसालिहत से सिर्फ तबाही, तकसीम और बदहाली ही हाथ आएगी। मतलब कहा कि अगर मगरिब से किसी तरह की मसालिहत करोगे तो यही हाथ आएगी। भेड़िए के साथ मज़ाकरात बकरी को नहीं बचाते, बल्कि सिर्फ उसके अगले खाने का वक्त तय करते हैं। हमने देखा है जिन कौमों ने मुकावमत की, जैसे क्यूबा, वेनेजुएला, शुमाली कोरिया और फिलिस्तीन, वो अवामी दिलों में जिंदा हैं और तारीख को इज्जत से लिख रहे हैं। और हमने देखा कि जिन्होंने झुक कर तस्लीम कर लिया, वो कैसे अपने ही राख में गुम हो गए हैं। मोहब्बत और हमदर्दी के साथ, आयशा कज़्ज़ाफ़ी। ये कर्नल कज़्ज़ाफ़ी की बेटी ने ये खत भेजकर बताया है कि इन ताकतों के साथ अगर तुम डायलॉग की बातचीत करोगे तो ये तुमको धोखा देंगे। और ये बहुत बड़ी बात कही। आप देखिए क्या कहा था, मज़ाकरात चल रहे हैं, उधर मज़ाकरात चल रहे थे, किसी को उम्मीद थी कि उधर मज़ाकरात चल रहे होंगे और ईरान के ऊपर अटैक करके उनकी टॉप लीडरशिप को मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ आपने देखा कि इधर 2 हफ्ते की बातचीत की जा रही थी और उसके बाद फिर उन्होंने ये अटैक कर दिया। तो कर्नल कज़्ज़ाफ़ी की बेटी खुद भुक्तभोगी है। उसने इस खत को लिखकर बताया है कि अगर इनसे मुकावमत करोगे, इनके खिलाफ खड़े रहोगे तो ये दबेंगे, वरना भेड़िए के साथ अगर बकरी के बच्चा बनकर मुकावमत करोगे तो फिर अगले को खा जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा पैगाम उसने दिया है कि जो लीबिया, जहां पर बड़ी खुशहाली थी, बहुत कुछ था, लेकिन लीबिया से गलती हो गई कि इनकी बात को मान लिया, इनसे मुफाहमत करना शुरू किया और मुकावमत छोड़ दी थी। तो ये मुमताज साहब, ये जो सारी चीजें हैं, अब ये लग रहा है कि हमारी जो डिसीजन लिया है ईरान ने, बिल्कुल क्लियर कट डिसीजन लिया है कि हम आखिरी हद तक जाएंगे और उनको जाना चाहिए, उनको किसी तरह की बात नहीं करना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू अगर वो कह दें कि हम जंग को रोक रहे हैं तो फिर हम इसको रोक देंगे। अब ये ऑफर खुद डायरेक्ट आने लगा, बेंजामिन नेतन्याहू खुद डायरेक्ट ऑफर देने लगा। कहा मिटाने, कई मुंह हैं, एक मुंह से कहते हैं कि रिजीम चेंज करेंगे, एक मुंह से कहते हैं कि आओ बातचीत कर लो। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा दुनिया को कि ये किस मोड़ के ऊपर। खुदा का शुक्र है मुमताज साहब, वरना ये जो रेडिएशन होता है इसमें करोड़ों लोग, हम आप जो भी बात कर रहे हैं, इन्होंने अपना काम कर दिया। यानी इनके पास जितनी ताकत थी उसको इन्होंने फुल फ्लैश इस्तेमाल कर दिया। और ये जानते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से इनकी नेवी इतनी पावरफुल नहीं है कि वहां से निकल सके। ब्रिटेन देखिए बात करने लगा, फ्रांस देखिए बात करने लगा, है ना। सब किस पर आ गए, सब अपनी अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि हमसे मतलब नहीं। क्यों दे रहे हो? और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम अमेरिका के, ब्रिटेन के, फ्रांस के और जर्मनी के जो जहाज है उसको हम यहां से नहीं निकलने देंगे। अब समझ में आएगा ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा तो कतर का भी तो रास्ता बंद होगा। यही कतर तो है जिसने जौलानी को फंडिंग की है। सऊदी की भी तो गैस जा रही है, वहां से वहां के ऊपर ऑयल जा रहा है, वो भी तो बंद होगा। ये तो इनको भी उठाना पड़ेगा ना, जाहिर सी बातचीत है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के से गुजरने के मतलब ये है कि अब तुम्हारा रहमो करम जो है, तुम्हारा तेल अब जहां ईरान चाहेगा वहीं जाएगा और जहां नहीं चाहेगा नहीं जाएगा। अगर 4 शिप को उन्होंने ब्लास्ट करके खड़ा कर दिया तो वहां से निकल नहीं पाओगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक बिल्कुल बॉटल नेक है। ये बात मैं बहुत पहले कह रहा था, बहुत पहले कह रहा था आप ही के चैनल के ऊपर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो आज समझ में आ गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कौन बैठा हुआ हो, किस तरह से हो। आज देखिए पुतिन के साथ। लेकिन शौकत भारती साहब, थोड़ा सा अगर स्ट्रेटेजिक तौर पे बात करें
तो जिस तरह से इजराइल को फंसाया है स्ट्रेटेजिक वार में और थकाया है जिसको कहा जाए, मतलब इजराइल तो कभी सोच नहीं सकता था। आप देखिए कि धीरे धीरे वार को 22 महीने ले आए, 22 महीने। अब इजराइल चाहता है किसी तरीके से रुके, और ईरान क्या चाहता है कि धीरे धीरे ये जारी रहे, ये तिल तिल करके मरे। ये जो स्ट्रेटेजिक है, ये इसमें ईरान जो लॉन्ग रन जो है जिसको कहते हैं एक लंबी लड़ाई, तो ये क्या प्लान है ईरान का? इससे क्या उनको लग रहा है कि इससे ये धीरे धीरे रिमूव होंगे? क्या क्या इसका फर्क पड़ेगा, और जियो पॉलिटिक्स पे खास तौर से? देखिए, ईरान के पास एयर पावर नहीं थी, लेकिन इस वक्त उसने रिकॉग्नाइज कर दिया कि मेरी मिसाइल पावर जो है वो एक सब्स्टिट्यूट है, और एयर पावर से बड़ा हमारे पास हल है और सस्ता हल है। अभी उन्होंने खैबर शिकन जो मिसाइल मारी है उसने हाहाकार मचा दिया। एक के अंदर से 25 वॉरहेड निकल रहे हैं और इनका सारा सिस्टम फेल हो गया। आप ये देखिए, पहले ये 100 अगर मारते थे तो 98 ये रोक लेते थे, 2 सक्सेस होते थे। फिर धीरे धीरे आपने देखा कि वो ग्राफ गिरता चला गया। इस वक्त ये है कि 40 जब उन्होंने मारा तो 27 जाकर हिट हुए। फिर इनके कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जिन्होंने सिंगल टारगेट किया, वो सिंगल जाकर हिट हुए। इसके मतलब क्या हुआ कि डिफेंस का जो परसेंटेज है इजराइल का बढ़ा नहीं है बल्कि घट रहा है, जबकि अमेरिका के तरफ से और यूरोप के तरफ से एक से एक हथियार इनको सपोर्ट किए जा रहे हैं। और बहुत ही ढूंढ ढूंढ के जो स्ट्रेटेजिक टारगेट थी, हैफा तो बर्बाद कर दिया इन्होंने। हैफा, जहां पर अडानी जी का भी काफी पैसा लगा हुआ था, हैफा जो है इलाज तो उन्होंने बंद कर दिया था। किसने? आपके क्या नाम है, हौती ने। ठीक है, हैफा इन्होंने बंद कर दिया है। अशदोद के ऊपर भी अटैक जारी है। ठीक है, भगदड़ मची है। अब अपने आदमी निकाल रहे हैं, इजराइल से अपने आदमी अमेरिका निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है भाई? अनसिक्योर्ड है। क्या ये डर है कि कहीं वो जो तुमने अटैक किया था उनके न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर, कहीं वो तुम्हारे न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर ना आ जाए, फिर तुम्हारा रेडिएशन तुम्हारे लिए दिक्कत तलब हो जाए? अब तो बड़ी सरदर्दी है ना, अब तो बड़ी सरदर्दी है ना कि भाई ये क्या हो रहा है। अब इसलिए चाह रहे हैं कि नेगोशिएशन हो जाए, बातचीत हो जाए, धमकी हो जाए। और उधर पेजिशकियान बता रहे थे पेजिशकियान से और सुप्रीम लीडर से बनती नहीं है। अब पेजिशकियान भी सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं, पब्लिक के बीच के अंदर पब्लिक भी खड़ी हुई है। अब पब्लिक पेजिशकियान के पीछे भी खड़ी होकर बस वही बात कर रही है, डेट टू अमेरिका, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। रहबर के पीछे भी खड़ी हुई, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। तो अब तुम क्या कर रहे हो? जो तुम चाह रहे हो रिजीम चेंज ना ले आओ। मैं तो कह रहा हूं कि कल ले आओ, जो सजा के रखा उसको, शाह के लड़के को कल भेज दो, वहां के ऊपर आ जाए, यहाँ के ऊपर अभी समझ में आ जाएगा रिजीम चेंज। उसकी रिजीम यहां से वहां चेंज हो जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत ही खतरनाक दौर से अल्लाह ताला ने ईरान को बचाया है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और दूसरे सबसे बड़ी बातचीत है कि यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर ईरान पूछ रहा है कि जब हमने एनपीटी पे दस्तखत कर रखा था तो हमारे ऊपर अटैक क्यों? अब कहा जा रहा है यूनाइटेड नेशन इनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करे। ये अक्लमंदों की लड़ाई, ये वो जिहादी अबू बकर बगदादी से लड़ाई नहीं है, उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर जैसे जाहिलों से लड़ाई नहीं है, दहशतगर्दों से लड़ाई नहीं है। ये इस्लाम को सही ढंग से समझने वाले समझदार लोगों से लड़ाई है, जो जुल्म नहीं करते हैं, न जालिम को बर्दाश्त करते हैं। ये वो नहीं है जिनको तुम तैयार करते हो, जो तुम्हारे लिटरेचर के ऊपर तैयार किए हैं, जो तुमने ऑटोमन एम्पायर को गिराने के लिए 4 इंजेक्शन पे शिर्क बिदअत हूर जन्नत पे जो तैयार किया था, ये वो प्रोडक्शन नहीं है। ये रियल इस्लाम के रिपोर्ट। और एक बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आ रहा है मुहर्रम, आप बेहतर जानते हैं, और मुहर्रम के अंदर जज्बे आसमान के ऊपर होते हैं कुर्बानी के। अब
अमेरिका का बेस तो मैं लिख के दे रहा हूं कि गया इराक से, सीरिया से, ये दो तो गया और जॉर्डन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जॉर्डन के अंदर अगर इन्होंने किया ठीक ठाक तो आप देख लीजिएगा कि जॉर्डन की गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट हो जाएगा। देखते हैं कौन। जब अब ये बताएं अरब रूलर्स कि जब वो इजराइल को नहीं बचा पा रहा तो जॉर्डन को क्या बचाएगा? हैं? अमेरिका जब इजराइल को नहीं बचा पा रहा तो जॉर्डन को बचाएगा वो। तो नादरीन, ये थे शौकत भारती साहब, हमारे एक्सपर्ट, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और हर मसले पर खुलकर हम जानना चाहते थे कि क्या इस वक्त की सूरत हाल है। वो आपने सुना। बाकी खबरों के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।